नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स के पोर्शन को कवर करेगा, ठीक है? जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जिनके आने की संभावनाएं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में, फिर चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हो या किसी अन्य विश्वविद्यालय का हो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। मैं स्पेशली ये इलाहाबाद का है तो मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ। वैसे सबको पता हो गया होगा क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। जो नए हैं उनके लिए, ठीक है? 2 आवर्स मैक्सिमम टाइम है आपके पास, मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एंड एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, इसलिए नहीं है इसका मतलब आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, ठीक है? फिर चाहे वो गलत करके आएँ या सही करके आएँ। लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की केस में ऐसा आप नहीं करेंगे। वहाँ पर जो आपको आता है सिर्फ वही करेंगे क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? यही डिफरेंस है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेक्शन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, आप पर डिपेंड करता है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। इन सब पर मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। जनरल मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स इसके हैं। इस पर अगर आप ज़्यादा फोकस कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प करेगा। टेस्ट सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट होते हैं। लॉजिक हो गया, हिंदी लॉजिक हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस एक ही चीज़ है, हिस्ट्री हो गया और बहुत सारे सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुल मिला के 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको 3 करने हैं, ठीक है? वो आप पर डिपेंड है कि कौन सा 3 आप करिए, ठीक है? जो आपको ईजी लगे या आपको जो फेवरेट लगे। तो चलिए आज का देखते हैं हम 25 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस सिविक्स का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसके पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस पर एक और वीडियो बनाया है। कई पिछले साल तो कई थे, इस बार अभी एक बना है, उसको अगर देखना है तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है वो भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्रिकेटर्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन टेस्ट मैचेस आर प्रेजेंटली लोकसभा मेंबर्स, ठीक है? टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने क्रिकेटर वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं? तो ऐसे 3 क्रिकेटर हैं। कौन कौन से हैं वो? अजरुद्दीन हैं यूपी मुरादाबाद से, कीर्ति आज़ाद दरभंगा से हैं और आपके सिद्धू पाजी अमृतसर, कपिल शर्मा शो के, अब तो शायद भगा दिए गए हैं ठीक है? तो ये 3 प्लेयर हैं, ठीक है? जो टेस्ट प्लेयर मीन्स टेस्ट मैच के प्लेयर हैं और लोकसभा के मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग was created by the Pitt's India Act? Which one of the following was created by the Pitt's India Act? निम्नलिखित में कौन पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बनाया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है? पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था? सबको पता होना चाहिए, 1784 में आया था, 1784 में, ठीक है? और इसको ऑल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ा है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में नहीं पढ़ा। तो एक ही चीज़ है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है? इसका काम क्या था, क्यों पास हुआ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास इसलिए हुआ था रेक्टिफाई करने के लिए, और यू कैन से रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था, कब बना था? 1773 में। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए सब, जितने भी एक्ट आते हैं इन सबको याद कर लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बना था, उसके डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, रिमूव करने के लिए, मीन्स खत्म करने के लिए जो उसके डिफेक्ट्स थे, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था, ठीक है? तब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वैरेन हेस्टिंग। 1784 की बात है, वैरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। जितनी भी एक्ट हैं सबको आप याद कर लीजिए, ठीक है? उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट की बात की गई है ना, तो इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट आ सकता है, और किस लिए बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट को, ये आ सकता है। तो हमको क्या बताना पड़ेगा? रेक्टिफाई रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है? तो तीसरा क्वेश्चन क्या है?
टर्म फेडरल हैज बीन यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बताना है आपको किया गया है कि नहीं किया गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं किया गया है, फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है भारत में, भारत के संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि फेडरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ उसमें क्या होता है, पावर ऑफ डिवीज़न होता है। तो पावर ऑफ डिवीज़न है इंडिया में, ऐसी बात नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों में डिवीज़न ऑफ पावर देखने को मिलता है। इसलिए हम कहीं देखने को मीन्स कहा जाता है कि हाँ इंडिया इज़ अ फेडरेशन, फेडरल कंट्री, बट ऐसा संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये यूनियन ऑफ कंट्री है, नॉट अ फेडरल ऑफ, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। Which one of the following items comes under the concurrent list? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं समवर्ती सूची में आती हैं? तो आपको बताना है ट्रेड ऑफ यूनियन। 3 लिस्ट होती हैं, ज़्यादा लिस्ट नहीं होती हैं, 3 लिस्ट होती हैं। आपको इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी लिस्ट होती हैं? 3 लिस्ट होती हैं। चलिए बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी याद होना चाहिए कि जो लिस्ट होती हैं वो किस शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, तो ये जो है 7th शेड्यूल में आती हैं आपकी लिस्ट। कौन सी? 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब बात आती है यूनियन लिस्ट में क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स कम्स अंडर ऑन विच पार्लियामेंट मेक्स लॉ। ओके, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिन पर भारत की संसद संविधान मीन्स कानून बना सकती है, वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफेंस हो गया, रक्षा क्षेत्र हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, विदेश मंत्रालय का, रेल मंत्रालय का हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट्स जो जिन पर लेजिस्लेचर कानून में मीन्स विधानसभा, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो जिस पर लॉ बनाए, जिस सब्जेक्ट पर, वो होगा आपका स्टेट लिस्ट में। जैसे क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, और क्या हो गया, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल्स हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं आपकी स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे ऑप्शन दे दिया पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और एक डिफेंस दे दिया गया, तो आपको बताना होगा कौन सा यूनियन लिस्ट का है, कौन सा स्टेट लिस्ट का है। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो तीसरी लिस्ट है हमारी, उसमें क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जिस पर आपकी संसद, भारत की संसद और आपकी विधान परिषद, ठीक है, विधान जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो दोनों, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जब कानून बना लें ऐसे सब्जेक्ट पर, वो उसे क्या बोल देंगे हम, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। जैसे आपका शिक्षा हो गया, एजुकेशन इज अ कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटीज़, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉज एटसेट्रा, तो इन सब पर हमारा संसद और आपका वो स्टेट दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट के बारे में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which amendment of the constitution deals with political defection? पॉलिटिकल डिफेक्शन, ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दोषों से संबंधित है? तो आपका 52वां है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ पॉलिटिकल डिफेक्शन टर्म आया है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो पॉलिटिकल डिफेक्शन नहीं आया तो एंटी डिफेक्शन लॉ आ सकता है, जो डिफेक्शन को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास हुआ था? 30 जनवरी 1985 में पास हुआ था, और इसको ऑल्सो नोन एज 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चेंज कर लेते हैं, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, उनके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा? वीडियो कैसा है, और कोई डाउट हो या फिर कुछ शिकायत हो वीडियो से लेकर, तो आपको बताना है। ठीक है, सब लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। Which schedule of the Indian Constitution prescribes distribution of seats in राज्यसभा? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के वितरण को निर्धारित करती है? तो ये आपकी 4th शेड्यूल, ठीक है, 4थी अनुसूची। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो अच्छा, राज्यसभा पे कुछ बता देता हूँ। राज्यसभा जो है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा। अब राज्यसभा आया है तो राज्यसभा के जितने भी क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, किस किस राज्यसभा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर के बारे में पता होना चाहिए, 245। 245 से ज़्यादा मैक्सिमम मेंबर नहीं हो सकते राज्यसभा में, ठीक है। और 245 में से 233 ऐसे मेंबर होते हैं जिनका इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और 233 मेंबर ऐसे होते हैं जो लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो हो गया 245। इनकी टर्म्स कितनी होती हैं, ठीक है, टर्म्स लिमिटेशन कितनी होती है, 6 साल के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। चेयरमैन कौन होता है इसका, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का होता है, प्रेजेंट में वेंकैया नायडू हैं, इसलिए ये हैं आपके चेयरपर्सन, चेयरमैन है राज्यसभा के। और बात करें सीटों की, तो एनडीए जो है, एनडीए की 100 सॉरी सॉरी, सीला नहीं, 116 सीटें हैं, ठीक है, एनडीए की, जिसमें कि बीजेपी के पास 85 सीटें हैं, ओके। और अपोजिशन की बात करें, एनडीए का फुल फॉर्म पता है सबको, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको अपोजिशन में कौन है भारत की राज्यसभा में, तो यह है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 40 सीटों के साथ। और लीडर कौन है अपोजिशन का लीडर, ऐसे क्वेश्चन आएगा, अपोजिशन का लीडर पूछ सकता है, गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड in the constituent assembly that the directive principle DPSP, directive principle of state policy को DPSP बोलते हैं, are like a check on a bank payable to the convenience of the bank। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक की तरह है। तो ये आपके केटी शाह कौन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, केटी शाह जी ने बोला था, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी, ये स्टेटमेंट दो चार याद कर लेना कि कौन किसने क्या बोला था, ठीक है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिविक्स में आते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो कुल संख्या 14 है। 14 इसलिए 12 तो राज्यसभा की ही है, ठीक है। अभी आपने देखा था 245 में 233 सिलेक्ट हुए, 12 नॉमिनेट हुए प्रेसिडेंट के द्वारा। जबकि अब यहाँ क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिलाकर, तो दो जो होते हैं एंग्लो इंडियंस होते हैं, जिनका अब कोई काम नहीं है। एंग्लो इंडियंस मीन्स आंग्ल भारतीय, ठीक है, जो आंग्ल भारतीय जितने भी हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि जो परसेंटेज देखेंगे कि आंग्ल भारतीय कितने पाए जाते हैं हिंदुस्तान में, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ दिनों में हट जाएंगे बेचारे। तो टोटल 14 हो गया, 12 वो 2 वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can an individual move to the Supreme Court directly in case of any violation of fundamental right। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सीधे व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन आर्टिकल 32 है, ठीक है। आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ओके। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मुझे ज़्यादा तेज करना पड़ता है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। भारत के सरकार के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है, आप देखिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या क्या होता है उसको पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को टिक करना है। पॉपुलर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति का लोकप्रिय चुनाव होता है। नो ओवरलैप इन मेंबरशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका के बीच सदस्यता में कोई अतिछादन नहीं है। अतिछादन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फिक्स टर्म्स ऑफ ऑफिस, कार्यालय का निश्चित कार्यकाल, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को संविधान से उधार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, इस कंकरेंट लिस्ट वाले फॉर्मेट को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पहले 2 ही लिस्ट थी, तीसरी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, हु एडमिट्स अ न्यू स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत की पहले ही आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया इज ए यूनियन, इंडिया डेट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पार्लियामेंट, संसद जो है डिसाइड करती है कि किसी स्टेट को एडमिट किया जाए कि ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति किसे मिली है? तो वो भारत की संसद को मिली है। ठीक है, पार्लियामेंट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, इन द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर। भारत की अस्थायी संसद में कितने सदस्य थे? ये बात की जा रही है 1950 की। ठीक है, 313 सदस्य थे। प्रोविजनल पार्लियामेंट का मतलब है अस्थायी संसद। तो याद करिए 26 जनवरी 1950 का दिन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल टुक इफेक्ट नोन एज रिपब्लिक डे। उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, उसको रिपब्लिक डे बोला गया। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम द प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूइंग अंटिल आफ्टर द फर्स्ट इलेक्शन। जब तक पहला इलेक्शन नहीं हुआ तब तक वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की संसद बनी रही, मीन्स प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनी रही। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही जाकर कन्वर्ट हो गई संसद में, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ, और चुनाव जाकर हुआ 1952 में, 1952 में, तब भारत की ओरिजिनल मीन्स गवर्नमेंट बनी। ठीक है, तो उस समय जो सदस्य थे प्रोविजनल, उस समय को प्रोविजनल पार्लियामेंट बोलते हैं। तो तब 313 सदस्य थे। ओके, और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, आज तो मैंने पूछा ही नहीं कोई क्वेश्चन, तो ये बताना है हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी इन इंडिया। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। सबसे लंबे समय कार्यकाल जिसका रहा है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज पे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कैसे आएंगे। पंचायती राज पे कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। तो पंचायती राज सिस्टम जो है, इसकी फाउंडेशन मीन्स कब लागू हुआ था, आपको बताना है। यह शायद लागू हुआ था 1992 में। ठीक है, 73वां अमेंडमेंट हुआ था तब 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1992। ठीक है, और 24 अप्रैल को अब क्या मनाने जाने लगा? पंचायती राज डे। ठीक है, पंचायती राज डे मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? 3 लेवल होते हैं। पंचायती राज सिस्टम 3 लेवल का होता है। एक पंचायती राज विलेज लेवल, एक ब्लॉक लेवल मंडल परिषद जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाद जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। एंड इट वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1992। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट के तहत आया था ये पंचायती राज भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में। और फादर ऑफ पंचायती राज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन है, तो ये बलवंत राय मेहता जी हैं। ठीक है, और इन विच स्टेट देर इज नो पंचायती राज सिस्टम, आपको बताना है इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, मैं बता देता हूँ, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। 3 राज्य आप लोग याद कर लीजिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम नहीं है, बाकी पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज सिस्टम लागू है। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताना है, कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, कौन सा ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम नहीं लागू है? स्टेट तो 3 है, नागालैंड, मिजोरम, और जो मैंने बताया एक, ठीक है, कौन सा है? मेघालय। बाकी सभी राज्यों में है पंचायती राज व्यवस्था। अब आपको ऐसा यूनियन टेरिटरी बताना है जहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं लागू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? दोनों ही सदनों में की जा सकती है, आइदर लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है यार। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव। करेक्ट ऑप्शन इज सी। हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव। हु इज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? मिसेस मीरा कुमार। ठीक है, जब राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति जब प्रतिभा देवी पाटिल थी तब वो स्पीकर थी। ठीक है, पहली लेडी स्पीकर मीरा कुमार, मिसेस मीरा कुमार, सॉरी। Which article of the Indian Constitution deals with election commission? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 324। आंसर आपका करेक्ट होगा आर्टिकल 324। अब यहाँ पर आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस मत करिए, जो टर्म्स हैं उन पर फोकस करिए। ठीक है, तब आपको मजा आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बारे में जितने क्वेश्चन आएंगे सब आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस मत करिए, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनमें जो टर्म्स आते हैं उन पर फोकस करिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा वर्क करना है तो इन टर्म्स पर फोकस करिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब इस ये आ गया तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन कैसा है, कैसी बॉडी है? तो ये ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सॉरी ब्लॉक लेवल नहीं, ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये इलेक्शन करवाता है। ठीक है, कब बना था? फाउंडेशन फॉर्म कब हुई थी? ये 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था। 1952 में पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाया था इसने, और इसी दिन को 25 जनवरी 1950 मीन्स 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस ना करके इन टर्म्स पर फोकस कर लेंगे तो आपका उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछ लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहाँ है, तो क्या करेंगे आप? इस क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ उसको पढ़ो, साइड का पढ़ो। ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? निर्वाचन सदन, अशोक रोड, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछता है, क्या करेंगे? बताइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? सुकुमार सेन, 1950 से 1958 तक थे, ये भी आईएएस ऑफिसर था। ठीक है, टेन्योर इनका कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर का? ये 6 साल के होते हैं, या फिर आर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर। 6 साल में रिटायर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो 65 साल के बाद तो इनको रिटायर ही होना है। ठीक है, सैलरी क्या होता है इनका, स्टेटस क्या होता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं? तो ये सेम है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितना सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है उतना इनको मिलती है। जो स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है वही स्टेटस इनका होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन ही शैल एड्रेस हिज लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन टू। यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो इस्तीफे के अपने पत्र को संबोधित करेगा। किसे संबोधित करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बारोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान से उधार लिया गया है। क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन, एंड इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न तो लिया गया है जर्मनी से, ठीक है, और भारत के जो किस किस पार्ट में इमरजेंसी प्रोविज़न है? ठीक है, 22 पार्ट, 23 पार्ट्स जो हैं उसमें से 18th पार्ट में जो है वो इमरजेंसी प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वीडियो सिर्फ देखिए नहीं, ठीक है, जो देखिए तो ठीक है, उसके साथ शायद एक पेन पेंसिल रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ वगैरह आप ले सकते हैं मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया?
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का स्पीकर, तो यहाँ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस पे अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर, इस पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर, लंबा वीडियो हो गया वरना बता देता। लोकसभा स्पीकर टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम, लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ लेता है, तो नो, कोई शपथ नहीं लेता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में अच्छे से जानकारी रख लीजिए, ठीक है। कुछ मैं बता देता हूँ। फंडामेंटल जो ड्यूटी है आपकी, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रसिया से, उधार ली गई थी। भारत का मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है। एंड ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है रसिया से ली गई थी, एंड इन्यूमरेटेड बाय द 42nd अमेंडमेंट अडॉप्टेड इन 1976, 1976 में लिया गया था। 42वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल, किस आर्टिकल में मेंशन किया गया इसको? 51A में, ठीक है। पार्ट कौन सा है? 4th A है। आर्टिकल पूछ सकता है फंडामेंटल का कौन सा है, तो 51A पार्ट अगर पूछेगा तो वो है 4th A, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेट करते हैं, तो पता होना चाहिए। 11-12 ड्यूटीज़ हैं कितनी हैं बताइए? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, कम ज़्यादा होती रहती हैं, अपडेट रही है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 11 ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप चेक भी कर लीजिए, शायद मेरे अकॉर्डिंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, बढ़ गई हूँ कम हो गई हूँ तो मैं नहीं बता सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन राज्य नीति के निर्देशक प्रिंसिपल का स्तंभ है? डीपीएसपी पे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी ऊपर आपने 1-2 क्वेश्चन देखा था, तो डीपीएसपी होता क्या है यार, पता होना चाहिए आपको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, एंड दिस इज नॉन जस्टिसेबल राइट। DPSP are non-justiciable rights, which means that they cannot be enforced through a court of law, ठीक है। इसका एम क्या होता है मैं बताता हूँ। राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है, वो सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है। टोटल DPSP कितना है? 21 इसमें मैंने जो देखा था उसमें थोड़ा डाउट है मुझे, 21, 18, एक्चुअली 18 ही है, पहले 21 थी लेकिन कुछ मिक्सअप करके 18 है प्रेजेंट में। पार्ट किस पार्ट में DPSP है? तो वो पार्ट नंबर 4th में है। आपको पता होना चाहिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, कितने आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं, ठीक है, इन सबको अच्छे से देखिए। कहेंगे तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया यार। Which of the following articles is called the soul of the constitution by डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस लेख को संविधान की आत्मा कहा है? तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। आर्टिकल 32 कहता क्या है? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू इंडिविजुअल टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। कब जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट? जब हमें लगेगा कि हाँ हमारे हितों के साथ, हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ हम न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है, वो दबे जा रहे हैं, हमारे राइट्स जो हैं वो कोई दबा रहा है उनको, तब हम इजिली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 ये हमें कहता है, ठीक है। तो चलते हैं हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और क्या है, और पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है।